हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज ज्ञान बिंदु का टेस्ट 9 का आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो टेस्ट 9 में जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का जीके जीएस का आपका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने में लग गया। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, अगर बात किया जाए तीनों को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को। और उस समय जो भारत के वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको और भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न बताता हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कहीं यही प्रश्न पूछ ले। भगत सिंह को दोस्तों हम लोग, शहीद भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम कहते हैं। और इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना किया था। किसका किया था? नौजवान सभा का गठन किया था। अच्छा, ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, इसी के कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों, ये प्रश्न इस बार बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। 16 तारीख को पूछा गया था कि जालियांवाला हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? दोस्तों, कोलंबस ने पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा को प्रस्थान दिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो कोलंबस जो था इटली के जेनोवा का निवासी था। कहाँ का था? इटली के जेनोआ का निवासी था। ये बात आपको याद रखना है। और यह 1492 ईस्वी में, कोलंबस कब? 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचा। और उस अमेरिका का नाम क्या दिया गया था? नई दुनिया। अमेरिका का खोज किया, अमेरिका पहुंचा और इसका नाम क्या दिया? नई दुनिया। ठीक है, और कोलंबस के साथ में 3 और जहाज गया था। कोलंबस के साथ में 3 और जहाज गया था। ये 3 जहाज का नाम क्या था? ये 3 जहाज का नाम आपको बताना है कि नीना, पिंटा, और तीसरा आपको याद रखना है सांता मारिया। ये कोलंबस के साथ जाने वाला 3 और जहाज था। तो ये तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया। और कोलंबस जो था वो किस देश का इसके लिए अपनी यात्रा को शुरुआत दिया था? तो वो दोस्तों स्पेन की राजकुमारी के कहने पर अमेरिका के खोज के लिए निकला था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? MG रानाडे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ महादेव गोविंद रानाडे है, लेकिन ये 1858 दिया हुआ है, लेकिन 1870 में हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ। अगर आपसे पूछ लेता कि आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया था? आत्मीय सभा, ये तो यहाँ पर पूना सभा पूछा। तो आत्मीय सभा का स्थापना दोस्तों 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। और राजा राम मोहन राय, आर से राजा, आर से राम, फिर एम से मोहन, फिर आर से राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता कि तत्वबोधनी समाज का स्थापना किसने किया था? तत्वबोधनी समाज का स्थापना दोस्तों किसने किया था? तत्वबोधनी सभा का स्थापना या समाज का स्थापना पूछ लेता कौन किया था, तो आपको बताना था कौन किया था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और ये कब किया गया है? 1839 में। 6 अक्टूबर 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसान सभा का स्थापना पूछेगा किसने किया था? किसान सभा का
तो किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो किसान सभा का स्थापना आपको बताना है स्वामी सहजानंद। क्या बताना है? स्वामी सहजानंद। दोस्तों ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हुबहू फंसने वाला है। धर्म सभा का स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो धर्म सभा का स्थापना दोस्तों राधाकांत देव। कौन किया था? राधाकांत देव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर का प्रश्न हो चुका है। चौथा नंबर का प्रश्न है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो वो किया था रिचर्ड एटनबरो। कौन किया था? तो रिचर्ड एटनबरो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? दोस्तों यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह से, तो इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है और इसलिए अभी आप समझ लीजिए। जिसका आगे एग्जाम है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, संभवतः जो मैं बताऊँगा इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था और ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। क्या था? गांधी जी का भारत में प्रथम था। क्या था? भारत में प्रथम सत्याग्रह था। ठीक। और चंपारण सत्याग्रह जो था दोस्तों, यहाँ पर किसानों से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। तो यहाँ देखिए क्या दिखा है, ब्रिटिश कानून के खिलाफ, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। और इसी चंपारण में एक किसान रहता था जिसका नाम क्या था? इसका किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। और यही राजकुमार शुक्ला गांधी जी को आमंत्रित करता है चंपारण आने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद में जो 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था अंग्रेजों द्वारा, तो किसानों को इस 3/20 भाग पर, जिसको हम लोग 3 कठिया पद्धति कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 3/20 भाग पर जो खेती होता था इसको क्या कहते थे? हैं ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 कठिया पद्धति। और इनसे क्या करवा दिया? मुक्ति दिलवा दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 कठिया पद्धति का संबंध किससे है? तो चंपारण के किसान से, चंपारण सत्याग्रह से। ये बात आप देख लीजिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया गया था। महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। आर नाथ टैगोर ने दिया था। बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की भी उपाधि इसी आंदोलन में मिला था महात्मा गांधी द्वारा। तो ये इसको दिया उपाधि और वो इसको दे दिया उपाधि। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह में ये बात बता दीजिए, अगर ये बात बता दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों में जानकारी है कि महात्मा गांधी का जान कौन बचाया था? तो जान बचाया था बत्तख मियाँ। कौन बताया था? बत्तख मियाँ महात्मा गांधी का जान बचाया था। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है बत्तख मियाँ वाला भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चंपारण से क्वेश्चन पूछ देगा तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था? अच्छा, नरम दल गरम दल, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। कांग्रेस से भी एक प्रश्न आ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कांग्रेस दोस्तों 1907 का अधिवेशन में, कब? 1907 का अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट गया। एक को कहा गया नरम दल, फिर दूसरा को कहा गया गरम दल। जो नरम दल में था, महात्मा गांधी के विचार के समर्थक लोग था गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, बाल गंगाधर तिलक नहीं, एम.जी. रानाडे, ये सब महात्मा गांधी के, ये सब नरम दल का व्यक्ति था। लेकिन जो गरम दल में जो शामिल था उसका ट्रिक याद रखना है, लाल बाल पाल। क्या याद रखना है? लाल बाल पाल। तो ये 3 व्यक्ति गरम दल में, लाल से लाला लाजपत राय, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है गरम दल में। तो क्या पूछ रहा है? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता, यानी गरम दल वाला आपसे पूछ रहा है। तो लाला लाजपत राय ये भी नहीं दिख रहा है। बाल से बाल गंगाधर तिलक दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही नरम दलीय नहीं, यानी कि गरम दल का व्यक्ति है। और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्या है? गरम दल के व्यक्ति था। ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? ऑप्शन में है साक्षरता, बिल्कुल नहीं। ज्ञान अर्जन, नहीं। किताबी ज्ञान, गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को जो है किताबी ज्ञान से ज़्यादा उनके चरित्र के निर्माण में लगाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी ने ये बात कहा था कि किताबी ज्ञान सिर्फ जो है आपको एक जीने का अनुभव होता है, जबकि वास्तविक जो ज्ञान होता है उसका चरित्र निर्माण होता है। ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने
किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने जो इस्तीफा दिया था, किस लिए दिया था? भारत का युद्ध में शरीक होना, गलत बात। गांधी जी के आहट पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर और राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, हाँ ये बिल्कुल राइट होगा। 8 का डी नंबर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो वो कौन सा था? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ और चीज़ बताता हूँ। कहेगा कि मुगल काल में मीनाकारी कला क्या था? तो मुगल काल में मीनाकारी कला, तो दोस्तों मीनाकारी कला जो था दोस्तों, रंगीन पत्थरों को धातु में जड़ने का कला था। क्या था? रंगीन पत्थरों को धातु में जड़ दिया जाता था। रंगीन पत्थर को धातु में जड़ा जाता है, धातु में जड़ना। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा पच्चीकारी कला क्या था? मुगल काल में पच्चीकारी कला क्या था? पच्चीकारी कला दोस्तों, मुगल काल में पच्चीकारी कला जो था, यह पत्थरों को जोड़कर सजाया जाता था। इस कला के तहत क्या किया जाता था? पत्थरों को जोड़कर सजाया जाता था। ठीक, और फिर पूछेगा कि मुगल काल में चिकनकारी कढ़ाई क्या था? तो चिकनकारी कढ़ाई यह लखनऊ से संबंधित था। फिर पूछेगा कि मुगल काल में फुलकारी कढ़ाई क्या था? दोस्तों फुलकारी कढ़ाई एक तरह का क्या हुआ करता था? शाल हुआ करता था, चादर हुआ करता था, जिसमें मुगल काल का चित्र बना हुआ होता था। ये पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो फुलकारी कढ़ाई पूछेगा कहाँ फेमस था? फुलकारी कढ़ाई ये पंजाब में फेमस था। कहाँ था? पंजाब में फेमस था। ठीक, चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न 8वां 9 नंबर का हो गया, 10 नंबर का। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन नहीं है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान हो गया, जो घग्गर नदी के पास में है। किस नदी के पास में है? घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में हो जाएगा। हरियाणा में हिसार, राखीगढ़ी ये सब हो जाएगा। सुरकोटदा ये आपका गुजरात में हो जाएगा। तो ये सब आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। जबकि आहर नहीं है, तो नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं ये वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की थी? तो विष्णु प्रभाकर ने जो रचना किया था, किसका किया था? आवारा मसीहा का किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको विष्णु प्रभाकर का कुछ कृति बताता हूँ। इसका विष्णु प्रभाकर, इसका मैं कुछ कृति बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम में। एक तो आवारा मसीहा अभी जस्ट यहाँ पर देखिए लिए। अगर पूछेगा कि ढलती रात किसका है? ढलती रात भी इसी का है, विष्णु प्रभाकर का है। ठीक, पाप का घड़ा ये भी किसका है? तो ये भी विष्णु प्रभाकर का है। क्षमादान भी पूछेगा किसका है? तो विष्णु प्रभाकर का है। ठीक, अर्धनारीश्वर भी किसका है? तो इसी का है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर बी क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ सही खोजना है, यानी कि एगो कोनो गलत होगा। तो चलिए जो सही है उसको हम लोग चेक करते हैं। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसका पहला सत्याग्रही कौन था? पहला सत्याग्रही विनोबा भावे था। तो विनोबा भावे ये फर्स्ट था। और द्वितीय सत्याग्रही जो था दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। तो ये क्या है? गलत है। तो ये आपका क्या है? गलत जोड़ी है। ठीक, चित्तरंजन दास जिसको हम लोग देश बंधु कहते हैं, तो हाँ
चितरंजन दास को हम लोग देश बंधु कहते हैं। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही सही हमको पता है। चितरंजन दास को हम लोग क्या कहते हैं, देश बंधु कहते हैं। अच्छा चलिए कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कहेगा कि दीन बंधु किसको कहते हैं, दीन बंधु बताओ किसको कहते हैं। दोस्तों दीन बंधु हम लोग कहते हैं C.F. एंड्रूज को। किसको कहते हैं, C.F. एंड्रूज कहते हैं। कहेगा कि देश बंधु इसको कहते हैं, तो दीन बंधु बताओ किसको कहते हैं, C.F. एंड्रूज। अच्छा देश रत्न पूछेगा किसको कहते हैं, देश रत्न। या अजात शत्रु पूछेगा किसको कहते हैं, अजात शत्रु, तो हम लोग राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि आपको कहता है कि एक चुंबक को दो भाग में अगर काट दिया जाए, कोई चुंबक है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई चुंबक है, इसको दो भाग में बराबर बराबर हमने काट दिया, तो इस चुंबक का एक पोल नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल क्या होगा कि दो भाग में ये बढ़ जाएगा। अरे भाई यही ना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा। यहाँ कहता है कि B उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B उत्पन्न करता है, तो B/2 हो जाएगा, दो भाग में बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए थे। वो प्राप्त हुआ था 3:1 में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था, अनुवांशिकता का टोटल 3 नियम दिया था, अनुवांशिकता का 3 नियम दिया था, 3 नियम दिया था, स्वतंत्र अभिहरण का नियम, पृथक्करण का नियम, ये सब अनुवांशिकता का टोटल 3 नियम दिया था इन्होंने, ठीक है। मेंडल ने अपना प्रयोग कहेगा किस पर किया था, तो अपना प्रयोग किया था मटर के पौधा पर। किस पर किया था, मटर के पौधा पर किया था मेंडल ने, ठीक। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, ठीक। और ग्रेगर जॉन मेंडल पूछे कहाँ का निवासी था, तो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी था, और यह एक पादरी था। क्या था, यह एक पादरी था। आपको पादरी मतलब जो ईसाई धर्म का जो बाबा होता है उसको पादरी कहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। और ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, मेंडल पूछेगा कहाँ का था, ये सब प्रश्न पूछा गया है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम लोग सुबेरिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ दोस्तों, पौधे का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज किसका बना होता है, पौधे का कोशिका भित्ति, पौधे का कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति आपका किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। और ये जो कोशिका भित्ति में दोस्तों सुबेरिन, पैक्टिन, लिग्निन ये सब पाया जाता है। तो यही जो सुबेरिन था, सुबेरिन यह कॉर्क कोशिका के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ है, जो बात आपको याद रखना है। सुबेरिन दोस्तों पौधे के कॉर्क वाले भाग में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो ये कॉर्क वाले भाग में पाया जाता है, ठीक। और सुबेरिन में फैटी एसिड नामक रासायनिक घटक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सुबेरिक में क्या पाया जाता है, तो फैटी एसिड नामक रासायनिक घटक पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। प्रशीतक मतलब यानी कि फ्रिज, फ्रिज में जल को ठंडा रखने के लिए हम लोग कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो उसमें दोस्तों हम लोग अमोनिया का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा कुरकुरे और चिप्स का पैकेट में कहेगा कि कौन सा गैस भरा रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नाइट्रोजन गैस किस में भरा रहता है, कुरकुरे, कुरकुरे और चिप्स के थैली में, चिप्स के थैली में यह भरा रहता है, ठीक। कहेगा कि गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है, गुब्बारा में, तो गुब्बारा में हीलियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। अच्छा जो ऑक्सीजन होता है, जो मरीज लोग को जो दिया जाता है ऑक्सीजन डॉक्टर द्वारा, तो उसमें क्या भरा रहता है, तो उसमें दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम भरा रहता है।
इसलिए उसको हम लोग मरीज का सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीज का सिलेंडर किसको कहते हैं? वो ऑक्सीजन जो होता है, मरीज का सिलेंडर कहते हैं। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गलत कथन का चयन कीजिए। 17, 16 हो गया। चलिए अब हम लोग 17वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17, सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मीटर की प्रास में होती है। दृश्य तरंग 17 नंबर का प्रश्न है। दृश्य तरंग या की प्रकाश ऊर्जा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। 17 नंबर का। चलिए देखते हैं और ऑप्शन क्या कहता है। तो ऑप्शन और यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स किरण की रेडियो सक्रिय नाभिक के विखंडन में प्राप्त होती है और गामा किरण की वेदनशीलता अत्यधिक होती है। हाँ बिल्कुल सही है, सबसे अधिक वेदनशीलता किसका होती है? गामा किरण की होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? अच्छा, हम लोग जानते हैं कि दूध दही में जमना कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अच्छा, दूध में कहेगा कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक, दूध का उजला पूछेगा किसके कारण दिखता है? तो दूध का उजला दोस्तों केसीन प्रोटीन के कारण दिखता है। केसीन पूछेगा क्या है? तो यह एक प्रोटीन है, तो केसीन के कारण दिखता है। अच्छा, गाय का दूध कहेगा कि पीला दिखता है। गाय का दूध कहेगा कि पीला दिखता है। गाय का दूध पीला किसके कारण दिखता है? तो कैरोटीन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है? कैरोटीन के कारण दिखता है। अच्छा, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता कहेगा किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। और दूध उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति किया गया था? श्वेत क्रांति किया गया था। कौन सा क्रांति किया गया था? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये सब पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। तो ये सब बात आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, सही क्रम को आपको चुनना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होता है दोस्तों वो कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। और यही कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, और उत्तक के समूह को अंग कहते हैं, और अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, जिसके बाद हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो ये हमको सही दिख रहा है मिलाया हुआ। ठीक, फिर कहता है यहाँ उल्टे दे दिया है, उत्तक के समूह को कोशिका कहते हैं, नहीं, कोशिका के समूह को उत्तक न कहते हैं। तो ये क्या है? गलत दिया हुआ है। उत्तक उत्तक के समूह को कोशिका कहते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। कोशिका के समूह को अंग कहते नहीं, कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, क्या है? हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा शरीर निर्माण का यही प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम कह दें कि घर, ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि ईंट, ईंट का समूह को हम लोग क्या कहेंगे? दीवार कहेंगे ना। जब बहुत सारा दीवार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कमरा बन जाएगा ना। जब कमरा के ऊपर जब बहुत सारा जब बिल्डिंग डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? एक बिल्डिंग पर बिल्डिंग डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? एक महल बन जाएगा। तो ये होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। दोस्तों इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन, पानी के बूंदों से सूरज के प्रकाश का अवशोषण, पानी के बूंदों के माध्यम से सूर्य प्रकाश का प्रसार, पानी की बूंदों का आयतन। दोस्तों इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो क्या है? 20 नंबर का प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है मुड़ना, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, और इंद्रधनुष से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा दृष्टिकोण से। अच्छा, इंद्रधनुष कहेगा कि हमेशा दोस्तों याद रखना कि इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में उगता है। सूर्य के विपरीत दिशा में उगता है। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा घुमा करके पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर व्यक्ति कोई सुबह में इंद्रधनुष देख रहा है तो वह किस दिशा में देखेगा? अगर कोई व्यक्ति दोस्तों सुबह में इंद्रधनुष देख रहा है तो यानी सुबह में, सीधा याद रखिएगा, सुबह जो होता है दोस्तों, सुबह में सूर्य हमारा पूरब दिशा में रहता है, तो जस्ट उसका विपरीत, क्योंकि यहाँ पर जस्ट बताया गया है
कि इंद्रधनुष हमेशा विपरीत में उगता है, तो यह पश्चिम दिशा में इसको इंद्रधनुष दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति शाम में इंद्रधनुष दिख रहा है, तो शाम हमारा सूरज पश्चिम दिशा में चल जाता है, तो उसको पूरब दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति दोपहर में दिखे तो ये बता दीजिए कि उसको इंद्रधनुष कब दिखाई देगा, कब दिखाई देगा। उसको इंद्रधनुष कभी भी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, इसका कारण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने का कारण किससे संबंधित होता है। अगर पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाएगा तो वह हमारे दांतों को और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। तो दांत तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हड्डी है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के कारण दोस्तों हमारा दांत क्या होता है, क्षय हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, यानी परमाणु के नाभिक में क्या होता है। परमाणु के नाभिक में, ये हो गया कक्षा, इसके नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काटता है। इसका कक्षा के चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। खोजिए कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, एएसएलवी का पूरा नाम क्या है। एएसएलवी का पूरा नाम क्या है। तो एएसएलवी का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है एजुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी को हिंदी में कहते हैं संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। देखिए कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता है। तो यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है, तो यूरेनियम 235 है, तो ऑप्शन 38 है। तो यूरेनियम 235 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगर कहेगा तो यूरेनियम 235 के अंदर, यूरेनियम 235, ये गलत है, यूरेनियम 235 के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 143 है। ठीक, यूरेनियम का अयस्क पूछेगा क्या है, तो यूरेनियम का अयस्क जो है इसका यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है। क्या है, पिच ब्लेड है। और यूरेनियम का प्रयोग, यूरेनियम के लिए प्रमुख खान भारत में कौन सा है, जादूगोड़ा। कौन सा है, जादूगोड़ा, जो आपका कहाँ है, झारखंड में है, झारखंड में है। और यूरेनियम को हम लोग पीला केक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीला केक भी कहते हैं। यूरेनियम बहुत महंगा धातु होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 60 डिग्री के कोण पर अनंत 2 समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। यानी 60 डिग्री कोण कह रहा है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम खुद से मान लेते हैं कि इसमें थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू आपको कितना दे दिया गया है, 60 डिग्री। ठीक, प्रतिबिंब की संख्या को हम लोग n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n क्या है, प्रतिबिंब की संख्या है। ठीक, और n बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, n बराबर 360 बट्टे थीटा -1। ठीक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 360 और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 -1 हो जाएगा। 1 0 कट जाएगा, 6 के 36, यानी 6 में 1 को घटाएंगे, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है, यानी गलत खोजना है आपको। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है, हाँ ये मलेरिया से फैलता है। तो ये भी बात क्या है, ये बात क्या है, सही है।
तो ये बात सही दिया हुआ है, ठीक है। टेनिया सीलियम, तो ये भी बात, और यहाँ ऑप्शन में देखिए ना साल्मोनेला। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यह पेट और आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? पेट प्लस आंत को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग होता है जब शरीर में काला काला मोटा मोटा चक्का चक्का दिखाई देने लगे, तो वो कुष्ठ रोग होता है। तो यहाँ पर यही क्या है? गलत युग में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, वो किस अंग में होता है? तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा में होता है। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ और प्रश्न बताता हूँ। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि दायां अलिंद में कहेगा कि कौन सा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि रक्त में हमारा क्या मिल गया है? CO2 मिल गया है। ठीक, दायां अलिंद में। और बायां अलिंद में कहेगा तो इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। बायां अलिंद में क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त, यानी कि रक्त में हमारा क्या है? रक्त में ऑक्सीजन है, O2 है। ठीक, अच्छा ये बताओ कि सीरा में कौन सा रक्त पाया जाता है? सीरा में तो सीरा में दोस्तों अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस सीरा में पूछेगा। हमारे हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठ होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, जिसको हम लोग दायां अलिंद, बायां अलिंद, सीरा, फुफ्फुस सीरा। तो ये आपका 4 प्रकार का होता है। नहीं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, नीलय, दायां नीलय और बायां नीलय, ये 4 प्रकार का होता है। ठीक, तो सीरा में पूछा, सीरा बता दिए। फुफ्फुस सीरा में दोस्तों शुद्ध रक्त होता है, कहने का मतलब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होता है। ठीक, फिर कहेगा कि धमनी में बताओ कौन सा रक्त होता है? फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध होता है। कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है, यानी रक्त में क्या है? रक्त में CO2 मिला हुआ है। क्या है? CO2 मिला हुआ है। अच्छा, सिर्फ धमनी में अगर पूछ लेता तो सिर्फ धमनी में शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट आपका एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, धूप की निम्नलिखित में कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करती है? तो वो है अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अवरक्त किरण का बताओ खोज किसने किया था? अवरक्त किरण का जो खोज किया गया था वो विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। ठीक, इसका उपयोग कहेगा किस में किया जाता है? तो अवरक्त किरणें का जो उपयोग है वो रिमोट कंट्रोल में। अवरक्त किरण का उपयोग किस में किया जाता है? प्रयोग रिमोट कंट्रोल में। और इसका जो उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाएगा। और कोहरे को देखने में तो हम लोग अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, अच्छा अवरक्त किरण पूछेगा कि कैसा तरंग है? तो आपको बताना कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। दोस्तों एकमात्र अधातु जिसमें धातु जैसा चमक होता है, यानी उसमें धातु जैसा चमक होता है और वो चमकता है, तो वो है आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट 29 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न की ओर। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग जिप्सम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? जिप्सम से बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो यह एक कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, या बुझा हुआ चूना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल
राइट हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। और जब हड्डी जब टूट जाता है तो याद रखिएगा, टूट के क्या हो गया, हाफ हो गया, तो 1/2 लग जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, सही विकल्प को चुनिए। बढ़ते क्रम में कर रहा है तो हमको कम वाला चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन गैस, कौन सा आकर्षण बल हाइड्रोजन गैस में जो होता है सबसे कम होता है। फिर उसके बाद द्रव में होता है, यानी पानी क्या है, द्रव है। फिर उसके बाद धातु में आ जाएगा। तो ये फिर यहाँ वायु दे दिया, सबसे कम किस में होना चाहिए, गैस में होना चाहिए। तो वायु क्या है, गैस है। ठीक है, फिर नमक क्या है, एक ठोस है। क्या है, ठोस है, द्रव थोड़ी है। रस देखिए यहाँ पे दे दिया, द्रव रस पहले होना चाहिए था, तो यहाँ गलत दे दिया गया है। तो इस ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 1945 में नागासाकी जो आपका कहाँ है, जापान में, बम जो गिराया गया था, कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो किसके द्वारा गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और ये 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर। और ये जो बम बना हुआ था प्लूटोनियम के द्वारा बनाया गया था। और इस बम का क्या नाम था, इस बम का क्या नाम था, तो इस बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन, फैटमैन नाम था। ठीक, और अमेरिका ने 2 जगह बम गिराया था, एक 9 अगस्त और इससे एक 3 दिन पहले गिराया था 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को ये गिराया था हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर गिराया था। और यह जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, इस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। नेक्स्ट अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। गलत, यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। हाँ बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो बचपन से पढ़ते आ रहे 10वीं क्लास से, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, वयस्क मानव की हाथ और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव के सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होता है। अच्छा, मनुष्य पूछा कि हाथ और पैर में कितना हड्डी होता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हाथ और पैर में टोटल 106 हड्डी होता है, यानी हाथ प्लस पैर में कितना हड्डी होता है, दोनों मिला करके 106 हड्डी होता है। और हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डी कितना है, तो 206 हड्डी है। कितना है, 206 हड्डी है। और प्रतिशत निकालना है तो हमको 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कटा करके, 2 से ये कटेगा, 2 1 कम 2, 0 2 तिया 6, 103 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 53 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5300 बट्टे में कितना हो जाएगा, 103। और जब इसको जब भागा जब देंगे तो आपका आएगा 51.45। कितना आएगा, 51.45 आएगा। तो लगभग में ऑप्शन नंबर डी में 50% है, इतना आसपास में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, ल्यूकीमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में अस्थि मज्जा को क्या कहते हैं, बोन मैरो, ठीक होता है। और बहुत यहीं पर हमारे लाल रक्त का निर्माण होता है, कहाँ, अस्थि मज्जा में। ठीक, क्वेश्चन याद रखना है। ठीक, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह रक्त कणिका कौन है, तो दोस्तों ल्यूकेमिया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ल्यूकेमिया क्या होता है, इस बात को समझिए। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका में की संख्या अगर बढ़ जाए
क्या होगा, बढ़ जाए तो हम लोग, बढ़ जाता है तो क्या होता है, अच्छा बढ़ जाए और संख्या घट जाए। दोस्तों अगर संख्या घट जाएगा तो हो जाएगा ल्यूकीमिया। क्या होता है, ल्यूकेमिया। और इसी को हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि यह बीमारी का खोज सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था, इसलिए इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आरबीसी का घटना ही क्या है, ल्यूकेमिया है। ठीक, अगर बढ़ जाएगा तो होगा ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। ठीक, घट गया तो ल्यूकेमिया। आपको समझ में आ गया। अच्छा, प्लेटलेट्स का गिरना किस रोग में होता है, तो डेंगू रोग में। डेंगू रोग में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है। लाल रक्त का जीवन काल बता दो, 120 दिन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। हम सब जानते हैं, बचपन से ये सब क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, इसमें गलत होने की कोई चांस ही नहीं है। प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग हम एक प्रिज्म द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राष्ट्रीय हो जाएगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू किया गया था, तो वो जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रोलिंग प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना को हम लोग रोलिंग प्लान कहते हैं। रोलिंग प्लान किसको कहते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। और छठी पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ था, तो यह 1978 से 1980 के बीच में। 1978 ये अवकाश था योजना आयोग का, 1978 से 80 में। ठीक, इस समय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा यह रोलिंग प्लान लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोलिंग प्लान किस मॉडल पर आधारित था, तो अगर मॉडल पूछा जाए तो मॉडल गुन्नार मॉडल, किस मॉडल पर, गुन्नार मॉडल पर यह आधारित था। ठीक, आप लोग ये बता दो कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। चलिए तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। तो पिछले दशक जो है सबसे अधिक विकास जो हुआ है वो तृतीयक क्षेत्र में हुआ है। इसी तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। और खनन क्षेत्र हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न दोस्तों आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है, तो वो करता है, कौन करता है, फटाफट आप लोग बताइए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ। तो वो हुआ था 1991 में, 2 जुलाई और 3 जुलाई। तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रुपया का अवमूल्यन का अर्थ होता है कि रुपया के मूल्य में कमी। रुपया का अवमूल्यन का अर्थ पूछेगा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, रुपया के मूल्य में कमी होता है। ठीक, और इसका क्या कारण होता है, रुपया का अवमूल्यन करने का क्या कारण होता है, तो व्यापार में जब घाटा होता है तब जाकर रुपया का अवमूल्यन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है 43 नंबर का, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो साम्यवाद को रोकने के लिए, साम्यवाद जिसको हम लोग समाजवाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, ये इसको रोकने के लिए वर्सा पैक्ट लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये वर्सा पैक्ट पूछे कब लाया गया था, तो 1955 में लाया गया था,
1955 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग जाइए एग्ज़ाम दे करके आइए। 23 तारीख वाले के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।